नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज ग्रुप डी के पुराने क्वेश्चन पेपर 2018 में आए हुए जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे आज टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो 2018 में आए थे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पुराने क्वेश्चंस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी एग्जाम हो उसमें पुराने क्वेश्चंस पेपर्स देख के जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से रिलेटेड वहाँ से रिपीट तो होते ही हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आगे आते हैं। तो पुराने पेपर देखने बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं बिना टाइम वेस्ट के। ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। बड़े वसा ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम कौन करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पित्त लवण, सेकंड है पेप्सिन, ऑप्शन सी है ट्रिप्सन, ऑप्शन 4 है एमाइलेज। तो हमारे पास यहाँ आंसर हो जाएगा पित्त लवण। पित्त लवण जो होते हैं बाइल सॉल्ट्स है, ये बड़े वसा ग्लूबॉल्स को छोटे ग्लूबॉल्स में तोड़ने का काम करती है। पेप्सिन और जो ट्रिप्सन है हमारे पास, ये दोनों प्रोटीन को तोड़ने का काम करती है। अगर अग्नाशय से रिलीज हो रही है तो ट्रिप्सन तोड़ने का काम करती है प्रोटीन को, और अगर पेट से रिलीज हो रही है तो वो पेप्सिन द्वारा तोड़ने का काम किया जाता है। इसके अलावा जो एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करती है। तो ये उससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि रमेश 12 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई से उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? किया गया कार्य पूछा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? mgh। अगर यहाँ देखो क्वेश्चन में आपको g दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जहाँ कहीं पे भी क्वेश्चन में 10 ये g का मान ना दिया हुआ हो तो वहाँ आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलना है। वहाँ 10 नहीं लेना, यहाँ दिया हुआ था तो 10 लेना है। कभी कभार 9.8 दिया होता है, कभी कभार 10 दिया होता है। अगर नहीं दिया होता तो 9.8 ही होता है इसका एग्जैक्ट मान। दिया हुआ हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि एम हमारे पास मास है। मास कितना दिया हुआ है? 12 किलोग्राम। तो ये हो गया 12। जी हमारे पास 10 दे ही रखा है, और ऊंचाई कितनी दी हुई है? 2 मीटर की ऊंचाई दी हुई है। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 240। और पोटेंशियल एनर्जी किस में आती है? जूल में। तो 240 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन था 24, दूसरा था 240 जूल, और तीसरा था चौथा 60 जूल। और तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर हो जाएगा 240 जूल। एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट हमारे पास जूल ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया है कि क्या होता है जब हम एक लाइट बल्ब को चालू करते हैं? जब हम एक लाइट बल्ब को चालू करते हैं तब उसमें क्या प्रक्रिया होती है? तो उस टाइम जब हम एक बल्ब को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही बल्ब के अंदर जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि इसके अंदर पहले फिलामेंट और तार है वो गर्म होता है, उसके बाद चमकता है। तो द फिलामेंट और वायर इनसाइड इट गेट हीटेड एंड ग्लो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, इनमें से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से हमें बताना है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो विस्थापन का उदाहरण की अगर आप बात करते हो तो पहला ही जो ऑप्शन है हमारे पास वो इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ Fe है, Fe CO को कॉपर को अलग करके इसके साथ ये क्या करेगी? अभिक्रिया बना लेगी। तो आप यहाँ देख पा रहे हो ये हमारे पास किसका उदाहरण है? ये विस्थापन का है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कार्य की ऐसा यूनिट क्या है? तो कार्य की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है, न्यूटन होती है, पास्कल होती है या वॉट होती है? तो कार्य की ऐसा यूनिट की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगी जूल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। न्यूटन किसकी होती है? ये बल की होती है, फोर्स की होती है, और पास्कल है ये प्रेशर की होती है, वॉट जो है ये पावर की होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया अंडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव, वेग और समय ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो क्या बताता है? विस्थापन बताता है, वेग में परिवर्तन बताता है, एक्सेलरेशन बताता है या स्पीड बताता है? तो ये हमारे पास क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट को बताता है। हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ होता है समय का और टाइम का, यहाँ हम टाइम लेते हैं, समय और टाइम लेते हैं और यहाँ पे हम वेलोसिटी लेते हैं। तो यहाँ हम जो ग्राफ देखेंगे, जो भी ग्राफ हमारे पास आता है वो ग्राफ हमारा किसको बताता है? ये डिस्प्लेसमेंट को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जिस तकनीक का उपयोग डॉक्टरों को रोगी के अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय आदि की छवियों को दिखाने के लिए किया जाता है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास दिया है अल्ट्रासोनोग्राफी, रेंजिंग, इंडोकार्डियोग्राफी या सोनार। तो हमें पता है डॉक्टर जिसका ज़्यादातर ग्राफ दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या दिया? निम्नलिखित में से किस ऊतक में धारीदार, छोटी और शाखित कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई डिस्क से जुड़ी रहती है? तो धारीदार भी हैं, छोटी भी हैं और ब्रांचेज सेल भी हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी हमारे पास? तो धारीदार मांसपेशी ऊतक हो जाएगा, एरेखित मांसपेशी ऊतक हो जाएगा या कार्डिक मांसपेशी ऊतक हो जाएगा या घनाकार उपकला ऊतक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कार्डिक मस्कुलस टिश्यू, कार्डिक मांसपेशी ऊतक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था चूज इनकरेक्ट वन ऑफ द एल्डिहाइड, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट एल्डिहाइड है ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों हो गया ऑप्शन नंबर डी? आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे आपके पास 3 और 1, 4 आपके पास क्या है? कार्बन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसको क्या बोला गया है? बुलेटिनल बोला गया है। इसके अलावा एक यहाँ पे 2 हैं तो 2 को क्या बोला गया है? इथेनॉल बोला गया है। यहाँ पे आपके पास 2 तो ये हो गए, ओ की 3 है तो प्रोपोनेल बोला गया है। यहाँ पे भी आपके पास 2 हैं तो यहाँ मिथेनॉल तो नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ 3 थे तो ब्यूटेनॉल था, 2 थे तो इथेनॉल था, सॉरी यहाँ 4 थे तो ब्यूटेनॉल था, 3 थे तो प्रोपेनॉल था। तो अब यहाँ पे भी तो 2 ही हैं तो हिसाब से तो देखा जाए तो इथेनॉल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मिथेनॉल दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, BTU इज मेजरमेंट ऑफ, BTU का माप क्या है? सबसे पहले तो आपको BTU की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। BTU की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। लेकिन यहाँ एक गलती करते हैं कि जैसे ही देखते BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर से नहीं होता है, टेम्परेचर कितनी हीट चाहिए होती है टेम्परेचर के लिए उससे होता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हीट कंटेंट, गर्मी सामग्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन न्यूलैंड के अष्टक का उदाहरण है? तो इनमें से न्यूलैंड के अष्टक उदाहरण है कौन सा है? तो ये है हमारे पास लिथियम और सोडियम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लिथियम और सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वॉट होती है, न्यूटन होती है या जूल होती है? तो अभी हमने देखा था पहले क्वेश्चन में जब हम देख रहे थे तो हमने देखा था कि फोर्स या बल की जो यूनिट एसआई यूनिट थी वो क्या थी? न्यूटन थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, जाइलम उत्तक कितने प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं? तो जाइलम उत्तक है वो 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें निम्नलिखित में से किसको एक फिलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करना शामिल किया गया है? तो इसमें क्या गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 8 कोशिका अवस्था तक, या तो युग्मज या प्रारंभिक भ्रूण, दोनों ही कंडीशन में है, दोनों ही हो सकते हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो इनमें से अम्ल के साथ अभिक्रिया कौन सा नहीं करता है? तो
कॉपर भी करता है, नाइक्रोम भी करता है, क्रोमियम भी करता है, AU नहीं करता है, गोल्ड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हो जाएगा 16। द सन एंड स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ देन। सूर्य और तारे हैं वो किसके कारण चमकते हैं? हीलियम के कारण, धूल के कण के कारण, हाइड्रोजन के कारण, प्लाज्मा के कारण। तो सूर्य और तारे हैं ये प्लाज्मा के कारण चमकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? पोटेंशियल होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, रासायनिक होती है, गुरुत्वाकर्षण होती है। कौन सी होती है? तो गतिमान जो वस्तु है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तत्वों का कौन सा समूह उनकी बढ़ती आयनीकरण ऊर्जा के क्रम में सूचीबद्ध बताता है? तो हमारे पास कुछ तत्व दिए हुए हैं कुछ, और इनका हमें आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको इसकी ऑप्शन नंबर हमारे पास सी हो जाएगा। आप देख लेना कि जैसे आपकी जो टेबल होती है, टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन इंक्रीज होता है, और बॉटम टू टॉप भी जाओगे तब भी आयनाइजेशन इंक्रीज होता है। तो क्लोरीन यहाँ कुछ करके प्रेजेंट होता है, तो आपको पता है क्लोरीन की क्या होती है, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन होता है। तो हमें बढ़ते क्रम में बताना था, ऑप्शन 1 देखते ही हमें पता लग गया क्लोरीन सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं यहाँ पे। जब अम्ल में क्षार मिलाया जाता है तो पानी और नमक बनते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, हाइड्रोक्सीजन आयनों का निर्माण कहा जाता है, प्रतिवर्ती प्रक्रिया कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। तो इसको न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, वो है अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यात्री के लिए प्रकाश कैसा प्रतीत होता है? तो ब्लैक कलर का प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और PDF डाउनलोड करने के लिए शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। उस पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती हैं, और नोट्स और PDF अपलोड होती रहती हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।